नीट 2025 में एनटीए का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बताया हुआ है निर्मला सीतारमण, और उन्होंने क्या लेटेस्ट अपडेट यही है, नीट यूजी या पीजी में मेडिकल सीट इंक्रीज़ होने वाला है। किस में इंक्रीज़ होगा, एमबीबीएस या पीडीएस या बीएमएस और कुछ बाकी नर्सिंग वर्सिंग मेडिकल में जितना भी सीट, और अगले 5 साल में सब कुछ और सीट इंक्रीज़ होगा। तो आप बाकी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है। तो स्टेट वाइज इमर्जन स्टार्ट करते हैं। यानी कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, इसमें डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है और ग्रुप इसका स्टेट वाइज इमर्जन होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, स्टेट वाइज इमर्जन, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट एनी स्पेसिफिक ग्रुप। किसी स्पेसिफिक ग्रुप में रोटेशन जो रेस्ट्रिक्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर नॉट इंटरकम्पैटिबल टू ईच अदर, उनके टेम्परेचर में इंटरकम्पैटिबल नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस में एग्जिस्ट करता है? सिस ट्रांस में होता है, इजेड में होता है, सीन एंटी में होता है। इजेड क्या है, सीस एंटी, सी सब कुछ के बारे में बात करेंगे। और जीआई में मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल में प्लेनर होना चाहिए। और स्पेशल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, जो डिस्टेंस होगा उनके बीच डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल, फॉलोइंग कुछ कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, जैसे एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, ऑक्साइम, एसो कंपाउंड, क्यूमिलीन, सबके बारे में बात करेंगे। जीआई किस एल्कीन में कैसे होता है? देखिए एल्कीन में ये देखिए, ये sp2 कार्बन है। एल्कीन कैन शो जीआई ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिस एक्सिस। एल्कीन दिखाता है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एक्सिस के कारण होता है। sp2 ज्योमेट्रिकल प्लेनर होता है। ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल है सी डबल बॉन्ड हो, इधर एक्स इधर वाई, एक्स वाई, तो उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है और एक्स वाई के बीच जो डिस्टेंस है, तो ये इधर एक्सिस, ये इधर एक्स आ जाएगा, तो उसके बीच डिस्टेंस अलग अलग, d1 और d2 का डिस्टेंस अलग होना चाहिए। जीआई पहले बोला था स्पेशल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, ये होना चाहिए जीआई शो करने के लिए, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो अभी ये सब देखेंगे कैसे, कौन सा जीआई शो करेगा, कौन सा जीआई शो नहीं करेगा। ये देखिए, उसमें मीथेन था इसलिए इंटू दे दिया, जीआई नहीं शो करेगा। इथेन भी नहीं करेगा, बोल रहा हूँ ना, तुम्हारा प्रोपेन, ये वाला इथिन, इथिन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एच ग्रुप उसके हाइड्रोजन सेम होगा इसलिए शो नहीं करेगा। तो ये वाला, और डिस्टेंस भी डिस्टेंस ये वाला सेम होगा इसलिए नहीं शो करेगा। ये प्रोपिन है, प्रोपिन इसमें हाइड्रोजन दोनों सेम हो गए तो ये भी शो नहीं करेगा। इसमें देखिए एल्काइन, इथाइन भी शो नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और तुम्हारा हाइड्रोजन नहीं अलग अलग है। और उसमें ब्यूट टू इन देखिए ये शो करेगा, क्योंकि ये सी से अलग है, ये इसमें अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें अलग। तो इधर से इधर जो डिस्टेंस है वो भी अलग है, इधर सी से लेके आएंगे वो भी डिस्टेंस अलग होगा। ये तो ये क्या है, 1,1 डाइक्लोरो, 1, ये सीएल है, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपीन, तो 1 ये भी शो नहीं करेगा। सीएल दोनों सेम है, इधर बी आर, इधर सीएल है, इधर सी इधर एच है, वो शो करेगा क्योंकि बी आर सीएल अलग है, सी अलग है, डिस्टेंस भी अलग है। स्पेशल डिस्टेंस मस्ट भी डिफरेंट होना चाहिए। ये शो करेगा क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी शो करेगा। ये देख सकते हो, ये तो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है, स्पेशल रोटेशन इसमें है। बहुत लोगों ने इधर गलत कर दिया था, मेरा टीचर ने जो पढ़ाया था, तो गलत क्यों किया था, ये वाला दोनों देख के गलत हो गया था, क्योंकि स्पेशल रोटेशन तो इधर है, ये वाला एक ग्रुप है पूरा, ये वाला एक ग्रुप है, और ये वाला हाइड्रोजन अलग है, और इसमें CH3 और इसमें, तो इसके बीच जो रोटेशन होगा, ये वाला इसके नहीं, ये इसमें और इसके बीच नहीं, ये वाला इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए ना। और अब ये जो तुम्हारा ये वाला क्यों दिखा रहा है, ये देखिए डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सेम है, ये भी हाइड्रोजन, बट जो रेजोनेंस के कारण ये वाला दिखा रहा है। ये सब नहीं आता, इतना टफ नहीं आएगा, जो भी है रेजोनेंस के कारण दिखा रहा है। तो ब्यूट 1 पे डाइन शो जीआई, ब्यूट 1,3 डाइन जीआई क्यों शो कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, इसलिए डायरेक्ट जेडब्ल्यू में आया था, इसलिए क्यों जेडब्ल्यू के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जेडब्ल्यू वाला क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में उठा के दे देता है, इसलिए रिसेंट जेडब्ल्यू का क्वेश्चन जो आसान वाला है वो वाला तो सॉल्व करना चाहिए, जो रैंक लाना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसमें उनके लिए तो जो भी पढ़ा रहा हो वो करने से हो जाएगा। इफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए, इफ एल्किन कंटेन ओनली वन डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, 2 होगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा तो दो आइसोमर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इफ एल्किन कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड, टर्मिनल डिफरेंट, देन नंबर ऑफ जीआई आइसोमर विल बी 2 to the power n। एन क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड। ये सब एग्जांपल में बताऊंगा। ये देखिए, जो एग्जांपल भी देख सकते हो, तुम्हारा क्या बोला है, टर्मिनल आर डिफरेंट नंबर ऑफ जी, टर्मिनल डिफरेंट होना चाहिए। तो टर्मिनल डिफरेंट किस में होगा, इफ, और एक चीज़ देखिए, जो तुम्हारा इफ एन एल्किन कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड, टर्मिनल सेम होगा, तो जीआई का फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। पी क्या है, n/2, n होगा इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और एन क्या है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा तो ऑड होगा। तो एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। याद रखना, डिफरेंट होना चाहिए तो कितना होगा, 2 to the power n, और सेम रहेगा तो क्या, टर्मिनल सेम रहेगा तो इवन रहेगा तो पी का ये फॉर्मूला है n/2, 2 to the power n प्लस 2 to the power p-2, और रहेगा तो +1 करके डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ये देखिए CH3 CH3, तो मैं पहले बोला था नंबर ऑफ, इधर एक डबल बॉन्ड रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होगा, बट इधर देखिए जो स्टैटिस्टिकल रोटेशन है इधर है, पर हाइड्रोजन दोनों में सेम है, तो ये जीआई शो ही नहीं करेगा। उसमें क्या है, डबल बॉन्ड एक है, पर इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन है, तो 2 नंबर ऑफ जीआई 2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है और इसमें ग्रुप अलग अलग है। और इसमें देखिए CH3, इसमें तो इसके कारण नहीं होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बाहर इसमें हाइड्रोजन दोनों सेम है, और इसमें होगा, ये देखिए रेस्ट्रिक्टेड अलग अलग ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, 2 होगा, इसमें नहीं होगा, हाइड्रोजन 2 है।
ये देखिए बोला था टर्मिनल दो डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ जे कितना 2 टू द पावर एन, एन क्या है नंबर एक्टिव डबल बॉन्ड। ये देखिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है इसलिए एक्टिव डबल 2 टू द पावर 2 तो 4 हो जाएगा। टर्मिनल दोनों डिफरेंट है याद रखना। और इसमें इसमें क्या है C3 CH, इसमें टर्मिनल सेम है अभी आया। तो ये चौथा वाला तुम्हारा प्रॉब्लम का ये देखिए टर्मिनल दोनों सेम है तो क्या करना चाहिए अभी अभी देखना है ऑड या इवन नंबर, एक दो दोनों और इवन नंबर है तो क्या फार्मूला क्या बैठाना चाहिए। तो पी क्या होना चाहिए 2p, तो डबल में कितना है 2, पी कितना होता है n/2 होता है, टू फार्मूला तो 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p/p-1। पी क्या था इवन होगा तो n/2 होता है तो 2/2 1 होगा तो क्या होगा इसमें 2 टू द पावर 2 - 1, एक्टिव डबल बॉन्ड तो 2 है 2 - 1 और 1 n-1 था और पी कितना है 1 - 1 तो 0 होगा 2 टू द पावर 1 2 नंबर ऑफ जे कितना होगा और 2 दी पावर 0 1 होगा, समथिंग टू दी पावर 0 होता है 1। तो ये आंसर कितना होगा नंबर ऑफ जे 3 हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक बार निकाल लेना, ये इतना बड़ा नहीं आएगा फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने से। ये देखिए टर्मिनल दोनों का सेम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा और इसमें 1 2 3 इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है तो इवन के लिए पी और n-1 ये वाला देखिए पी n/2 होता है तो n+1/2 होगा पी। और इसमें देखिए एक और टर्मिनल अलग है तो 2 टू द पावर n हो जाएगा। तो आसान है देख लीजिए नंबर ऑफ जे इसमें तो 6 होगा। अभी सिस्टेंस आइसोमर क्या है, सिस्टेंस में सीस में क्या होता है उन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 190 डिग्री होता है और अपोजिट जो C3 इधर C3 उन दोनों के एक चीज़ याद रखना उसके बीच जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, उसमें बीच 90 में 90 डिग्री होता है। इन दोनों ग्रुप पास में एडजस्टेंट पे रहता है उसमें अपोजिट में रहता है। हाँ जो स्टेबिलिटी होता है वो ट्रांस का ज़्यादा होता है C से। और इसमें देखिए ये वाला ग्रुप C3 ग्रुप लगाया sp2 म्यू डायपोल मोमेंट कितना है उसमें 2 म्यू होता है, म्यू तो तुम्हारा डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है। और ये ट्रांस वाला देखिए ट्रांस वाला ये अपोजिट में है ना, ये वाला एडजस्टेंट पे है तो इस तरह का होता है। पोलर नेचर का डायपोल, पोलर नेचर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट, इसके लिए सी का ज़्यादा होता है ट्रांस का कम होता है। और पोलर नेचर क्या होता है पानी में कितना सोल्यूबल है, सोल्यूबिलिटी पानी में कितना है ये इसको बोलते हैं पोलर नेचर। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी पोलर नेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो सीस का ज़्यादा होता है ट्रांस से। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड होता है। मेल्टिंग पॉइंट यूनिफॉर्म कंपाउंड में ज़्यादा होता है नॉन यूनिफॉर्म से, जैसे ट्रांस सीस से ट्रांस का ज़्यादा होता है। ये देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म जैसे लग रहा है ना, ये वाला कंपाउंड नॉन यूनिफॉर्म का जैसे लग रहा है ना ये वाला, तो ये सीस वाला नॉन यूनिफॉर्म। और इसमें देखिए ये C3 इधर है ये C3 तो ये वाला एक यूनिफॉर्म है ट्रांस का तो इसका ज़्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट क्या है मैलिक एसिड को जब हीट करेंगे मैलिक एसिड ये जो मैलिक एसिड है उसको हीट करने के बाद क्या वाले मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है, हीट करने के बाद मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। और ट्रांस को जब हीट करेंगे प्यूमारिक एसिड तो कोई भी हीटिंग इफेक्ट दिखाता नहीं है। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये याद रखना कि बोलेगा ट्रांस वाला को हीट करेंगे तो मैलिक एसिड जो फेमस क्वेश्चन है इसलिए लिख लिया। साइड ज्योमेट्रिकल आइसोम साइक्लो एल्केन में किस तरह का होता है वो भी देखते हैं। साइक्लो एल्केन शो GI ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट रिंग में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाएगा। देखिए इसमें तो दिखा नहीं रहा है, ये देखिए इसमें C3 ग्रुप इधर है इस तरह का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाएगा। इधर भी दिखा सकते हैं अलग अलग ग्रुप, इधर हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन, तो इस तरह का दिखा सकता है। इसमें तो इधर एक में C3 है इधर C3 नहीं है, अलग ग्रुप कोई नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो है, इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं। तो रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो ये दिखाएगा। इधर बी आर है इधर हाइड्रोजन है इधर C3 इधर, तो इधर में दिखा सकता है। तो इधर भी नहीं दिखाएगा क्योंकि अलग कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इधर भी बी आर इधर C3 इधर ट्रांस वाला दिखा सकता है, देखिए इधर C3 इधर आई C3 सीस नहीं दिखाएगा याद रखना। इस तरह कंपाउंड सीस वाला नहीं दिखाता है। और ये भी देखिए सीस वाला कंपाउंड एक है सीस, ये भी ट्रांस ये सीस दिखाएगा, ये ट्रांस नहीं दिखाता। और अभी GI नंबर ऑफ GI कितना कैसे निकालो, GI रिंग में कैसे निकालना चाहिए साइक्लो एल्केन में देखिए। तो इधर C3 के ऊपर इधर C3 देखिए ये 2 4 1 2 3 4 5 6 तो 2 4 जो है और 4 6 ये दोनों सेम है ना, इसलिए एक ही दिखाएगा तुम्हारे एक तरह का J दिखाएगा। और 1 4 जो है 1 और 4 इसका जैसा सेम नहीं है, ये देखिए इसके बीच में नहीं है तो इधर एक दिखाएगा। और 1 2 और 1 6 1 2 और 1 2 और 1 6 वो भी सेम GI दिखाएगा। और 2 6 इन दोनों के बीच एक GI दिखाएगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा तो 16 होगा नंबर ऑफ GI। और इस तरह का इसमें भी होता है धीरे, इन दोनों के बीच एक ही है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एक ही है दिखा है 2 टू द पावर 1 होगा। ऑक्सीजन में कैसा है वन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड एमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और वीक एसिड मीडियम देन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड तुम्हारे हाइड्रोक्साइड एमाइन के साथ जब रिएक्शन करेगा और ये हीट वीक एसिड के मीडियम में प्रेजेंस में तो ऑक्सीजन बनाता है। तो ये भी देखा था शायद एल्डिहाइड कीटोन, हाँ ये वाला एल्डिहाइड कीटोन में है ये वाला रिएक्शन। अभी टाइप ऑफ ऑक्साइड दो तरह का होता है एल्डोक्साइड और केटोक्साइड। एल्डोक्साइड बने एल्डिहाइड से रिएक्शन होगा तो एल्डोक्साइड बनेगा, तो कीटोन से रिएक्शन होगा तो केटोक्साइड बनेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑक्साइड में कैसे होता है, ऑक्सीजन कैन शो GI ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट CN के बीच जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो GI दिखाएगा। ये देखिए CN के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, अलग अलग ग्रुप है, ये सेम ग्रुप है GI नहीं शो करेगा। इसमें XY अलग होना चाहिए यही, और इसमें अलग है इसलिए GI शो करेगा। सीन एंटी ऑक्साइड में किस तरह का होता है देखिए, सीन में ये वाला सीन वाला प्रोडक्ट है कीटोक्साइड में रेस्पेक्ट मीन विद रिस्पेक्ट टू CH और एंटी विद रिस्पेक्ट टू C2H रेस्पेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन की दिखाएगा। ये C2H5 तो वो वाला क्या दिखाएगा सीन और उसके कारण एंटी दिखाएगा। ये वाला एंटी वाला R OH के और R ऑपोजिट में आ गए तो ये H के साथ OH रहेगा तो C और ऑपोजिट में चला जाएगा तो एंटी। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एसो कंपाउंड तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा अबाउट NN के बीच। तो ये देखिए NN ऑल एसो कंपाउंड शो दिया, जितना भी एसो कंपाउंड है सब क्या दिखाता है GI शो करता है, जो MI चैप्टर में पढ़ाता है एसो कंपाउंड एसोडाइज। ये देखिए NN में GI शो करेगा, NN डबल बॉन्ड है तो GI करेगा, CNNP तो GI शो करता है।
क्यूमिलिन में जीआई शो करने के लिए क्या होना चाहिए? क्यूमिलिन क्या है? क्यूमिलिन होता है कंटीन्यूअस डबल बॉन्डेड एल्कीन इज कॉल्ड क्यूमिलिन। क्यूमिलिन क्या है? कंटीन्यूअस डबल बॉन्डेड एल्कीन होता है। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा क्यूमिलिन में तो वो नॉन पोलर होगा, और ऑड नंबर पे रहेगा तो प्लेनर होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए क्यूमिलिन प्लेनर होना चाहिए। तो ये देखिए इवन नंबर ऑफ कार्बन तो ये नॉन प्लेनर है, और ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन तो प्लेनर। ये क्या बोला था? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा तो नॉन प्लेनर, इवन नंबर नॉन प्लेनर, ऑड नंबर प्लेनर, ऑड नंबर प्लेनर, इवन ये देखिए इवन नंबर नॉन प्लेनर। तो इसके कैसे जियोक्यूमिलिन कैसे दिखाएगा? ये देखिए एक्स वाई डिफरेंट होना चाहिए, 100% एक्स वाई डिफरेंट होना चाहिए। ये देखिए ऑड नंबर है तो दिखाएगा प्लेनर है, दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा ये। और उसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है? CH3 और CH3 सेम है इसलिए दिखाया नहीं दिखाएगा। इसमें भी इवन नंबर है, ये तो डिफरेंट है बट इवन नंबर है, नहीं दिखाएगा जीआई दिखाने के लिए इवन नंबर होना चाहिए प्लेनर। ये देखिए कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड तो क्यूमिलिन एक ही डबल बॉन्ड बोलना चाहिए, और इधर एक एल्किन है ना, तो ये वाला एक हो जाएगा, ये 3 नहीं है एक ही है, तो इसको बोलते हैं क्यूमिलिन। तो 2 होगा, पूरा को एक लिखते हैं तो 2 को 4 होगा। और इसमें डबल बॉन्ड है तो ये क्यूमिलिन नहीं है, ये डबल बॉन्डेड क्या है? नॉन प्लेनर होगा, इसलिए जीआई एक के कारण होगा 2 होगा। तो डबल बॉन्ड रहेगा तो नंबर ऑफ जीआई 2 होता है। अभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखते हैं। हेलेन चैप्टर में बोला था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, डिफरेंट बिहेवियर होता है प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ। तो देखिए प्लेन पोलराइज लाइट जब वे प्रोवाइड करता है वर्ल्ड अलग अलग डायरेक्शन में, ऑल तो निकल प्रिज्म देंगे क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या करेगा? वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करेगा। जो पोलरिमीटर बोला था, पोलरिमीटर ऑप्टिकल एक्टिविटी लैब मेथड में किस तरह का होता है? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लिया जाता है और पोलरिमीटर ट्यूब ऐसे दिया जाता है, ग्राम पर लीटर होता है उसे, और डीएम में मेजर करते हैं। डीएम में वन मीटर इक्वल 10 डीएम होता है, डेसीमीटर। तो उसको जब ऐसे इस तरह का इसके साथ एंगल रहेगा क्लॉकवाइज डेक्स्टर रोटेटरी डी पॉजिटिव साइन दिखा, एंटी क्लॉकवाइज में इधर होता है रोटेशन। तो थीटा एंगल उसके साथ लिवर रोटेटरी एल फॉर्म और नेगेटिव साइन होगा। अभी काइरल कंपाउंड, काइरल कार्बन और एसिमेट्रिक एटम, मैंने एन एटम कार्बन कनेक्टेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए उसके साथ। देन कार्बन इज कॉल्ड काइरल कार्बन। तो ये देखिए अलग अलग ग्रुप है, तो काइरल कार्बन जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, काइरल कार्बन एक है। इधर देखिए काइरल कार्बन अलग अलग ग्रुप नहीं है, CH3 ग्रुप 2 आ गया, इसलिए ये इसमें काइरल कार्बन नहीं है, काइरल है। और ये देखिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो काइरल कार्बन है, एक हाइड्रोजन अलग अलग ग्रुप है। इसमें 2 काइरल कार्बन है, अलग अलग ग्रुप है, देख सकते हो। और टाटारिक एसिड जो फेमस क्वेश्चन है, टाटारिक एसिड लैक्टिक एसिड तो पहले ही बता दिया, उसमें 2 काइरल कार्बन है, उसमें 2 काइरल कार्बन एक 0 है क्योंकि उसमें दोनों ग्रुप सेम है, दोनों साइड का काइरल कार्बन 0 होगा। तो आप लोग बायोमोलिकुलर वाला ग्लूकोज में काइरल कार्बन आया था, मैंने बोला था क्वेश्चन 2000 कुछ ईयर में आया था क्वेश्चन, डायरेक्ट काइरल कार्बन 4 क्वेश्चन, ऑप्शन 4 था। ये देखिए नेट पीवाई की क्वेश्चन था, काइरल कार्बन कितना था ग्लूकोज में। ये देखिए काइरल 1 2 3 4 अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। फ्रुक्टोज में देखिए 1 2 3 काइरल कार्बन। तो अभी स्यूडो काइरल कार्बन क्या होता है वो अभी देख, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, जो भी क्वेश्चन है देखिए ना है। तो स्यूडो काइरल कार्बन क्या हुआ? कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप, और एटम आल्सो कनेक्टेड टू 2 सेम ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और सेम ग्रुप होगा, कुछ कंटेन काइरल कार्बन होना चाहिए। देन द कार्बन इज कॉल्ड स्यूडो काइरल कार्बन। जैसे देखिए इसमें अलग अलग ग्रुप है, इसमें भी अलग अलग ग्रुप है, तो क्या इधर इसमें अलग ग्रुप है, इसमें भी अलग काइरल कार्बन है, हाइड्रोजन इधर दूसरा ग्रुप है, उनके बीच जो कार्बन रहेगा उसको बोलते हैं स्यूडो काइरल कार्बन। दोनों साइड काइरल होना चाहिए, तो बीच वाला काइरल हो जाता है, उसको बोलते हैं स्यूडो काइरल कार्बन। तो काइरल कार्बन एटम इन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में कैसे होता है देखते हैं। इसमें देखिए कोई भी इधर जो ग्रुप लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है और ये दोनों सेम है, काट करेंगे तो सेम हो जाएगा। इधर भी काइरल कार्बन नहीं, इधर भी तो है ही नहीं काइरल कार्बन, इधर भी है नहीं, इधर हाइड्रोजन है बट इधर सेम है, इधर जितना है इधर जितना है इधर भी सेम है। ये देखिए इधर जो इधर काट करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो इधर काइरल कार्बन है, देखिए इधर एक हाइड्रोजन है तुम्हारा, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है बट अलग ग्रुप है तुम्हारा, ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला, तो कहीं डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, 4 ग्रुप अलग होना चाहिए। तो इधर भी 2 काइरल कार्बन है, इधर क्या है, इधर इधर काट करेंगे तो सेम हो जाएगा। देखिए तुम्हारा ये वाला, इसलिए इधर काइरल कार्बन नहीं है। तो इसमें देखिए एक काइरल कार्बन है, ये भी काइरल कार्बन नहीं है, इधर काट करेंगे तो कैसे दिखाई दे रहा है तो पता ही चलेगा, सेम हो जाता है। इधर काइरल कार्बन 3 है, अलग अलग ग्रुप है। अभी CIP रूल क्या है जो कान इन गोल्ड प्रिलोम अकॉर्डिंग कान इन गोल्ड प्रिलोम सामने दिया था, तो CIP रूल क्या है वो भी देखेंगे। CIP रूल यही है, प्रायोरिटी ऑफ एनी ग्रुप, कितना प्रायोरिटी कैसे देखते हैं, एटॉमिक नंबर से दिखाई देता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप प्रायोरिटी ऑफ एनी ग्रुप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, जो आइसोटोप होगा तो एटॉमिक मास से देखते हैं। ये पहले वो है था, ये बेसिक से पूरा हाई लेवल तक है। तो देखिए प्रायोरिटी पूरा बेसिक क्या है, प्रायोरिटी वाला कैसे देखते हैं, ये देखिए पहले तो मैंने बोला था एटॉमिक नंबर, ये देखिए एटॉमिक नंबर का CIP रूल जो है एटॉमिक नंबर। दूसरा वाला क्या है जो तुम्हारा फ्लोरीन ONH3C, ये भी एटॉमिक नंबर से। ये देखिए जो पहले तो C आया, बाद में प्रायोरिटी ऑर्डर बोला, पहले C आया, बाद में क्या है Br आया, इधर पहले C आया, बाद में Cl आया, बाद में हाइड्रोजन लास्ट में आता है। तो पहले C तो सेम है बट Br और Cl के बीच Br बड़ा है, इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर ये वाला बड़ा होगा। इसमें क्या है OCH3, वो पहले आएगा, बाद में C आएगा, बाद में H, और इधर में OH डायरेक्ट OH, तो O तो सेम है बट C कार्बन और हाइड्रोजन के बाद दूसरा वाला क्वेश्चन में तो ये वाला ग्रुप बड़ा हो जाएगा प्रायोरिटी। इसमें देखिए C है, बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसलिए 2 बार है ऑक्सीजन, CO C, ये देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसलिए 2 बार है COOOH, इधर क्या है डबल बॉन्ड 2 बार है COOH, तो इधर ये वाला तो सेम है तीनों, बाद में क्या है और सबसे बड़ा H से, तो ये वाला बड़ा प्रायोरिटी इसमें आ जाएगा। किस लिए बोला हो CIP इज में चेक करने के लिए, कौन सा ये होगा RS, इस तरह का प्रॉब्लम को आसान करने के लिए। तो ये एल्किन है, ये एल्किन है, ये एल्किन है। तो ये देखिए एल्किन में C तो आएगा, ये 2 बार कार्बन आएगा और हाइड्रोजन लास्ट में, इसमें भी सेम है बट एल्किन का ज़्यादा होता है एल्किन से। आइसोटोप भी कैसे होता है वो भी देख, ये देखिए C 3 बार है तुम्हारा, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4,
हाइड्रोजन लास्ट में, और इसमें 1 2 3 3 4 1 2 3 4। बट इधर क्या है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो इधर 2 पाई बॉन्ड है, इधर 1 पाई बॉन्ड है, इसलिए यह ज़्यादा हो जाएगा। आइसोटोप में क्या होता है, तुम्हारा ये प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम होता है। तो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम ट्राइटियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास से देखते हैं। जब आइसोटोप का बात आता है तो एटॉमिक नंबर से तो नहीं होगा, एटॉमिक मास से पहचानते हैं प्रायोरिटी कौन सा होगा। तुम्हारा ईजेड सिस्टम को पहचानने के लिए हम लोग प्रायोरिटी देखा। प्रायोरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम प्रायोरिटी में होता है। तो ईजेड अभी देखते हैं, सी सिस्टम ईजेड C90। तो ईजेड क्या है, हाई प्रायोरिटी एक होना चाहिए, नीचे लोअर प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी, वरना इधर ऐसे होता है हाई प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी। तो क्या है, हाई प्रायोरिटी एक साइड में होना चाहिए, और ई में जेड में जूसा मेन जूसे मेन एस से सेम होगा, याद रखना सेम है, इस तरह का सेम है, ऊपर में हाई प्रायोरिटी नीचे लोअर, और ई में अलग होना चाहिए, इसमें एक साइड में लोअर होगा तो एक में हायर होगा। तो हम लोग करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ कम्पिटिटिव एग्जाम में आया था क्वेश्चन, C2FClBr। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेमस CIP का फेमस क्वेश्चन है जो आता रहता है। तो देखिए फ्लोरीन आयोडीन और क्लोरीन ब्रोमीन, ये देखिए कितना बन सकता है। तो ये वाला लोअर प्रायोरिटी फ्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन या फ्लोरीन, सबसे लोअर प्रायोरिटी फ्लोरीन होगा, हाई प्रायोरिटी तो क्लोरीन होगा। नाउ एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो Br और आयोडीन में हाई प्रायोरिटी किस में होगा, आयोडीन होगा, ब्रोमीन कम होगा, तो क्या होगा, ई होगा उसका, ई होगा उसमें हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, तो ई वाला होगा हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी एक साइड में। तो इसमें भी सेम होगा, तुम्हारा ई जेड होगा, अलग अलग होगा। तो इसका सिर्फ ये ई वाला बात, इधर तो ई वाला लो प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी है। तो इसको क्या करेंगे, जब हाई प्रायोरिटी नीचे लेके आएंगे तो जेड हो जाएगा, इधर भी लो प्रायोरिटी नीचे लेके आएंगे तो क्या करेंगे, हाई प्रायोरिटी ऊपर लेके चला जाएंगे तो जेड होगा, तो जेड ये वाला ऊपर लेके जाएंगे तो बी जेड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, 6 होगा, याद रखना 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक होता है आरएस में फिशर प्रोजेक्शन, दूसरा वाला वेज प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, टू डायमेंशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की। ये देखिए वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। वेस्ट एग्जांपल पढ़ेंगे कैसे होता है, एग्जांपल भी देखेंगे तो पता चलेगा कैसे होता है। वेज डैश प्रोजेक्शन क्या है, वेज डैश प्रोजेक्शन भी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कॉम्बिनेशन होता है वेज और डैश लाइन की। देखिए ये वाला, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये सब सेम प्लेन में, वेज लाइन ऊपर में, डैश लाइन बिलो द प्लेन होता है, कार्बन के नीचे होता है और वेज लाइन ऊपर होता है। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, फोर ग्रुप जो होता है वो वर्टिकल मास भी प्रेजेंट है, वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट होना चाहिए। वेज डैश प्रोजेक्शन में फोर ग्रुप प्रेजेंट है डैश लाइन, वेज डैश इसमें वेज डैश प्रोजेक्शन में डैश लाइन में प्रेजेंट होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, फोर्थ ग्रुप जो होगा बताऊंगा एग्जांपल में पता चलेगा। तो फोर्थ ग्रुप इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, और फिशर में क्या होगा, फोर्थ ग्रुप इसमें वर्टिकल लाइन में उसमें होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में फोर्थ ग्रुप होना चाहिए। तो देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं कैसे होता है। एग्जांपल क्या है, और एक चीज़ क्लॉकवाइज इस तरह का रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह का प्रॉब्लम होता है, इसलिए पूरा बता दें। तो क्लॉकवाइज देखते हैं, ये वाला प्रायोरिटी तो पहले ही पढ़ लिया, कौन सा प्रायोरिटी होगा ये देखिए। तो पहले ग्रुप कौन सा होगा, एटॉमिक नंबर से देखते हैं। तो वो सबसे बड़ा है इधर से, वो सबसे बड़ा 1 2, ये वाला 3 होगा, ये 4 होगा। तो क्या है फिशर प्रोजेक्शन का, फिशर प्रोजेक्शन में आर्टिकल लाइन में फोर्थ ग्रुप होना चाहिए, फोर्थ ग्रुप आर्टिकल में है। और रोटेशन किस तरह होता है, ये वाला क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज होगा तो ये देखिए आर का स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है ना, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे याद रखना। और याद रखना वर्टिकल में फोर्थ ग्रुप होना चाहिए, तो आर ये वाला क्या होगा, आर प्रोजेक्शन आर होगा। और ये देखिए BrFICl, तो सबसे बड़ा आई है 1, ये 1 होगा, बाद में BR होगा 2 3 4। ये देखिए जो वर्टिकल ग्रुप में फोर्थ ग्रुप नहीं है, फोर्थ ग्रुप क्या है इसमें, हॉरिजॉन्टल में है। तो क्या है, ये वाला डायरेक्ट पहले रोटेशन देख लेते हैं। तो 1 2 3 फोर्थ ग्रुप जहाँ पे है हम लोग इस तरह का जाएंगे 1 2 3 से। और ये देखिए ये वाला डायरेक्शन है, तो इस तरह का डायरेक्शन में कैसे होता है, फोर्थ ग्रुप तो इसमें है, तो ये वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एस का डायरेक्शन देखिए, एस का है तुम्हारा एस का डायरेक्शन, तो एस में कैसे होगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस होगा। बट इधर आर क्यों बोला, आर इसलिए बोल रहा था, तुम्हारा फिशर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे फोर्थ ग्रुप होना चाहिए था, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल पे आ गया, तो आर वाला हॉरिजॉन्टल के कारण ये वर्टिकल में नहीं है, इसलिए आर वाला एस वाला आर हो जाएगा। इस तरह का ऐसे होता है। और देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसमें COOH, ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम है, जो आसानी से दिखाई नहीं देगा, हैंड राइटिंग भी खराब है। COOH, इधर OH G ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो छोड़ दो, तो ग्रुप ये वाला आर होगा, एस होगा, प्रॉब्लम है। तो आर COOH है और इधर OH है, तो इधर पहले कौन सा आ रहा है, ये देखिए सबसे पहले O आएगा, इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन ग्रुप कोई भी लगा हुआ है, तो 1 होगा, और इधर कार्बन है, मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में बोला, तो ये देखिए C11O बाद में OH, इसलिए 3 OH है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये वाला कोई कार्बन हाइड्रोजन तो सबसे लास्ट में होगा, ये वाला 4 में है। तो वर्टिकल लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में हाइड्रोजन है, तो पहले ही तो जो होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। ये देखिए ऑर्डर 1 2 3, तो इस तरह का है। तो इस तरह कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो क्या होता है, एस होता है, और ये वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए एस क्या होगा, एस को आर में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें देखिए COOH, ये देखिए ये पहले पोजीशन में आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इस तरह का रोटेशन होगा। इस तरह का रोटेशन को कैसे होता है, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज होगा तो और हाइड्रोजन, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4,
4। तो कैसे करें ये वाला, तो पहले इस तरह का नंबरिंग करना है, इस तरह का बड़ा वाला एक्स से तो हो जाता है आर या एस, दो में 2 3 रहेगा तो इस तरह का नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के बाद क्या करना चाहिए, पहले पोजीशन देखना है ये वाला। उसमें देखिए इसमें तो कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इधर जो ऑक्सीजन है, बाद में दूसरा पोजीशन में ऑक्सीजन आएगा, इधर में दूसरा पोजीशन में ऑक्सीजन आ जाएगा। इधर तीसरा पोजीशन में क्या आएगा, तीसरा पोजीशन पे इधर भी ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी इधर कार्बन है कि नहीं है, इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है। तो इस तरह का रोटेशन होगा, 1 2 3 3। तो इस तरह का रोटेशन होगा तो कैसे होगा, तो तुम्हारा ये कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एस होना चाहिए था, इसलिए आर होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन किसमें हॉराइजॉन्टल पे आ गया था, इसलिए 2 आर होगा। और थ्री कार्बन में एस होगा, तो समझ रहे हो ये 1 ये 2 होगा, 2 नंबर 1 2 3। तो ये रोटेशन कैसे होगा, 1 2 3, तो ये ऐसे रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आर होना चाहिए था, तो एस होगा क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है। तो इस तरह का करना चाहिए आर एस कॉन्फिगरेशन। और तुम्हारा वेस्ट, अभी वेस्ट डे समझते हो, वेस्ट डे कैसे करना चाहिए, वो अभी और दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, जाके ये सब कर लीजिए एक बार, हो जाएगा। और ये वाला वेस्ट डे कॉन्फिगरेशन कैसे करना चाहिए, वो भी प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे। प्रायोरिटी वेज डैश में फोर्थ ग्रुप डैश में होना चाहिए, ये देखिए डैश वाला फोर्थ ग्रुप। तो CH3Cl और F है, पहले तो क्या आएगा Cl, दूसरे में F आएगा, तीसरे में Cl। तो ऐसे होगा, ये किस तरह का एंटी क्लॉकवाइज में होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और फोर्थ ग्रुप डैश में है तो हाइड्रोजन डैश में है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो S होगा। और क्लॉकवाइज में R होता है, उसमें भी देखिए डैश में क्या है, डैश में फोर्थ ग्रुप किस में आता है, तो 4 Br, एक Br से ऑक्सीजन, फ्लोरीन 2 में, तीसरा में O, और चौथा में हाइड्रोजन। तो ये वाला डैश में नहीं आ रहा है, वेज में आ रहा है, इसलिए फोर्थ ग्रुप वेज में आ रहा है। तो जो भी होगा उल्टा अपोजिट होगा। तो ये वाला डायरेक्शन कैसे है, 1 2 3, तो ये वाला डायरेक्शन किस तरह का हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मैंने पहले बोल दिया था, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एस होना चाहिए था। आर क्यों होगा, क्योंकि डैश में होना चाहिए था, ये वेज में आ गया हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप, इसलिए आर को आर होगा, एस में नहीं होगा। एस वाला अपोजिट हो जाएगा, आर में आ जाएगा। इस वाला पहले जैसे बोल रहा था, ये वाला इस तरह का होगा, आप लोग जाके देखिए। और 2R 3R होगा। साइक्लोएल्कीन में GI ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड के कारण रेस्ट्रिक्शन रिटर्न होगा। साइक्लोप्रोपिन से साइक्लोहेप्टेन तक फॉर्म एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रिंग। और साइक्लोऑक्टेन से तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दे विल गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंगल स्ट्रिंग। उसमें ये देखिए इस तरह का होता है, और GI शो नहीं करेगा, उसमें GI शो करेगा। और साइक्लोऑक्टेन से लेके और C8 से C11 तक C12 C12 के बाद C12 से C12 और बाद वाला एबाक वाला ट्रांस वाला ज़्यादा होगा तुम्हारा GI, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा सीस का, इसमें सीस का ज़्यादा होगा और ट्रांस का सबसे कम होगा। और इसमें स्टेबिलिटी सीस का ज़्यादा, ट्रांस से, ये देखिए ट्रांस का ज़्यादा सीस से। ये सब नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, टफ है इसलिए। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो GI, कौन सा GI शो करेगा, वो भी जो भी बोला C8 से तुम्हारा साइक्लोऑक्टेन से स्टार्ट करके GI शो करता है। ये देखिए साइक्लोऑक्टेन से ज़्यादा है इसलिए GI करेगा, ये भी GI शो करेगा। इन दोनों के बीच अलग अलग ग्रुप है, तो इधर भी GI शो करेगा, इधर भी कर सकता है, इधर भी करेगा ये वाला GI शो करेगा। और अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, इफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग 1 chiral कार्बन देन द मॉलिक्यूल इज डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। chiral कार्बन रहेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन 1 chiral कार्बन ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो हमारे सिलेबस के अंदर तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह का इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, मिरर इमेज होना चाहिए ज़्यादा। और chiral होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होता है, 2 to the power n, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर जितना होगा उतना। ये देखिए 2 to the power 2 क्यों हो रहा है, ये डबल बॉन्ड एक है, इधर काइरल कार्बन एक है तो 2 to the power 2 होगा, 4 होगा। इधर डबल बॉन्ड है पर तुम्हारा स्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पर इधर हाइड्रोजन 2 इधर नहीं होगा, ये काइरल सेंटर है, इधर 2 to the power 1 होगा 2। और इसमें क्या है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है, इधर काइरल कार्बन 2 to the power 3 होगा तो 8 होगा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इसमें देखिए इसमें तो डबल, इधर तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है 1 2, इसमें भी काइरल कार्बन, इसमें भी काइरल कार्बन, तो 4 है 2 to the power 4 तो 16 हो जाएगा। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेशन करने के लिए अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है 2 to the power n, ए होता है। n क्या है, नंबर ऑफ काइरल कार्बन। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर क्या होगा, और नंबर ऑफ मेसोफॉर्म होता है 0। और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, a प्लस m, m तो 0 है, 2 to the power n होगा, 2 to the power m। तो नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर हाफ होता है उसका, तो a/2 होगा, a/2 होगा। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए 2 to the power n minus n, m क्या है, नंबर ऑफ मेसोफॉर्म और नंबर ऑफ इनएक्टिव आइसोमर, तो 2 to the power n/2 - 1 होगा। तो टोटल कितना होगा, 2 to the power n - 1 प्लस 2 to the power n/2 - 1, आर कितना होगा, a/2 होगा। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल विथ ऑड, ये वाला इवन के लिए बता रहा, ये वाला ऑड होगा तो ये वाला फार्मूला होगा। और आर क्या है, a/2। तो इलेक्ट्रिक एसिड के लिए ये वाला निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक एसिड के लिए ये देखिए, इलेक्ट्रिक एसिड के लिए क्या 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 बताया है, n नंबर ऑफ काइरल तो 1 है, तो a कितना 2 to the power 1, ये क्या है नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर, तो 2 होगा, मेसो तो 2 है, तो टोटल 2 होगा। आर रेसिमिक मिक्सचर में कितना होगा, 1 होगा, 2/2। टाटारिक एसिड के लिए भी निकाल लेगा, तुम्हारा 2 है, तो इवन बोला था, इवन नंबर होगा काइरल, तो कितना होगा, ए होगा 2 to the power n, इवन होगा तो 2 होगा, इवन है ना। तो इसमें ये देखिए तीसरा एग्जांपल में देखिए ये ऑड है, इसलिए 2 to the power ऑड वाला नंबर ऑफ काइरल कार्बन होगा सिमेट्रिक में, तो इस तरह का फॉर्मूला होगा। तो जाके एक बार कर लीजिए ये।
मेसो कंपाउंड क्या है? मेसो कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन कायरल कार्बन एटम होता है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो उसको बोलते हैं मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड में ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है इंटरनल कंपनसेशन के कारण, और एंगल ऑफ रोटेशन प्लेन पोलराइज लाइट मेसो कंपाउंड में 0 डिग्री होता है। और ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना प्रेजेंट, और कायरल कार्बन 2 है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, देखिए है इसलिए इनएक्टिव होगा। तो मेसो वाला ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो डैश वाला फॉर्म है तो इनएक्टिव होगा। इसमें इनएक्टिव नहीं होगा, ये वाला वेज है, ये वाला डैश है तो इनएक्टिव नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसमें देखिए फाइंड आउट एंगल ऑफ रोटेशन फॉर कंपाउंड सी ऑफ द फॉलोइंग। सी का रोटेशन किस तरह का, ये 0 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो सी निकालना है, तो सी क्या होगा -40 होगा। मेसो कंपाउंड का रोटेशन तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और सुपर इम्पोसिबल नॉन सुपर इम्पोसिबल क्या है, अभी नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट है एनोचियमर वो उसको आने वाला है। सेमी सुपर इम्पोसिबल क्या है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो सुपर इम्पोसिबल होगा। और इसमें नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा। एनोचियमर क्या है, एनोचियमर रिलेशन बिटवीन टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है। दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के बीच जो रिलेशन होता है मिरर इमेज होता है एक दूसरे के साथ, नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज हुआ। और मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो एक आइडियल में ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और कायरल में ऑप्टिकली एक्टिव होगा। याद रखना नॉन सुपर इम्पोसिबल होना चाहिए और कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए एनोचियमर के लिए। ये देखिए एनोचियमर फॉर्म एग्जांपल है, जैसे ये देखिए उसमें OH और NH2NH, इसमें OH उसमें क्यों पार्टिकल ड्यूरिंग मिरर इमेज में कंफर्मेशन होता है क्यों पार्टिकल तुम्हारा पार्टिकल लाइन है वो मास सेम होना चाहिए, मास भी सेम होना चाहिए। और उसमें ये पार्टिकल लाइन आर नॉट सेम, पार्टिकल लाइन सेम नहीं रहेगा तो 2 पेयर एक्सचेंज करना पड़ेगा, 2 पेयर एक्सचेंज करना पड़ेगा। जैसे ये पार्टिकल लाइन OH सेम है और नहीं होगा तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसमें देखिए COOH है वो ऑप्टिकली एक्टिव और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एनर्जी का प्रॉपर्टीज क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोड ऑफ रोटेशन को छोड़ के सेम होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी रेट, कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सेप्ट क्या व्हेन रिएक्ट विद ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, सेम होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनर्जी को रेसिपिक मिक्सचर बोलते हैं। इक्विमोलर इक्वल ऑफ मोलर इक्वल होने चाहिए, इक्विमोलर मोलर द रेसिपिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और क्योंकि एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण एंगल ऑफ रोटेशन प्लेन पोलर है कि 0 डिग्री होता है, 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, सेपरेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ रेसिपिक मिक्सचर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन होता है। और जेडब्ल्यू में आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्यूरिटी, परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी क्या होता है, L-D/L+1 × 100 होता है। थर्ड परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी जैसे एग्जांपल दिया हुआ है देख सकते हो। अभी डायस्टोमर क्या है, नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनोचिमर डायस्टोमर। और डायस्टोमर क्या होता है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है, ऑप्टिकली एक्टिव तुम्हारा, और जो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव और डायस्टोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और तुम्हारा उसमें क्या है, एनोचिमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट इसमें क्या वन एक्टिव अनदर इज इनएक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा वरना और एक एक्टिव होगा दूसरा वाला इनएक्टिव होगा। दे डिफरेंट मिरर इमेज होना चाहिए। कायरल में भी कायरल होगा, में भी अकायरल एकायरल भी हो सकता है, सुपर इम्पोसिबल और नॉन सुपर इम्पोसिबल हो सकता है। या देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है। और मेसो कंपाउंड डायस्टेरियमर में प्रॉपर्टी जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है उसका। एनोचिमर में तो सेम होता है। ये देखिए मेसो और डी फॉर्म, ये वाला मेसो एल फॉर्म, एग्जांपल सी ट्रांस EZ, इस तरह का एग्जांपल दिया हुआ है। ये देखिए ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव जो मेसो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव। तो कुछ भी एनोचिमर को जो एनोचिमर है उसको छोड़ के नॉन डायस्टेरियमर। फिर ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट कायरल कार्बन एटम, विदाउट कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जैसे बाइफिनाइल कंपाउंड है, कोप्लेनर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, व्हेन ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन में रहेगा तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर मॉलिक्यूल। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मॉलिक्यूल के लिए नॉन प्लेनर होना चाहिए और ऑप्टिकल मॉलिक्यूल शुड भी नॉन प्लेनर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए प्लेनर होना चाहिए। जैसे ये वाला बाइफिनाइल कोप्लेनर है। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड, ये कंडीशन क्या होना चाहिए, बाल्की ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑर्थो पोजीशन इन बोथ द बेंजीन रिंग, ईच रिंग इज अनसिमेट्रिकल। ऑर्थो पोजीशन में बाल्की ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। बाल्की ग्रुप जैसे एग्जांपल है, ये देखिए बाल्की ग्रुप का एग्जांपल दिया हुआ है कुछ, ये वाला स्मॉलर ग्रुप है जैसे एग्जांपल दिया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन एक बार आया था नेट में क्वेश्चन आया था यार, तो पता नहीं फिर भी क्वेश्चन आया था, मैंने किया था क्वेश्चन। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, NO2 CSO3 NO2 बाल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नॉट रिजॉल्वेबल कंपाउंड। ये देखिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि दोनों बाल्की ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट है, ऑर्थो दोनों प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग भी अनसिमेट्रिकल, इस बेंजीन रिंग मास में क्यूमिलिन में ये होता है, पहले ही बता दिया था किस तरह का होता है। और एमाइन में ट्राइअल्काइल एमाइन जो है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है ड्यू टू रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्शन और फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लिपिंग होता है इसलिए। ये देखिए और डिस्टेंस देखिए R1 R2 R3 अलग अलग है। ट्राई अल्काइल एमाइन ऑप्टिकली एक्टिव होता है एसिडिक मीडियम में, और ट्राई अल्काइल कार्बन आयन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू रैपिड इन्वर्शन और फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या है, कन्फर्मर्स क्या है, कन्फर्मर्स क्या है, फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कन्फर्मर्स। फ्री रोटेशन होता है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल फेनोमेनन को कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर प्रेजेंट गिवन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स रहता है। स्टैंडर्ड एंगल ऑफ रोटेशन होता है 60 डिग्री क्लॉकवाइज में होता है। और डायहेड्रल एंगल क्या है, एंगल बिटवीन एनी टू स्पेसिफिक ग्रुप और एटम, किसी स्पेसिफिक ग्रुप या एटम के बीच। कंडीशन क्या है कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म के लिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड कंटीन्यूअसली, 3 सिग्मा बॉन्ड कंटीन्यूअसली प्रेजेंट होना चाहिए। कन्फर्मर्स आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर, रूम टेंपरेचर में इंटरकन्वर्टिबल होना चाहिए। एग्जांपल मीथेन में नहीं होगा, इथेन में हो सकता है, प्रोपेन में भी हो सकता है, ब्यूटेन में हो सकता है, वाटर में नहीं होता है, अमोनिया में भी नहीं होता है, H2O2 में होता है। ये एग्जांपल है दिखाऊंगा। इथाइन में भी नहीं होगा, हाइड्रोजन में होगा, NH4 है। और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कन्फर्मर का, अभी समझते हैं किस तरह का कहते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन सामने दिया था इथेन के लिए, ये देखिए इथेन है, ये पीछे वाला बैक कार्बन है, ये वाला डॉट वाला फ्रंट कार्बन है, बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन है। तो फ्री रोटेशन होगा सिंगल बॉन्ड, फ्री रोटेशन होगा बिटवीन सिंगल बॉन्ड C1 और C2 के बीच।
ये देखिए जब इक्लिप्स, ये वाला इक्लिप्स आपका ये वाला है और ये वाला स्टैगर्ड फॉर्म है, ये वाला इक्लिप्स फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। जो स्टेबिलिटी की बात भी करेंगे, इक्लिप्स हाइड्रोजन पास में 0 डिग्री है, ये इसके बीच तो 0 डिग्री एंगल है और 60 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म में। बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल, इसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है इथिन के लिए, याद रखना इथिन के लिए स्टैगर्ड का सबसे ज़्यादा होता है और इक्लिप्स का सबसे कम होता है। ऑर्डर क्या होता है, इक्लिप्स का सबसे ज़्यादा होता है, स्टैगर्ड में अपोजिट होता है ऑर्डर। और एनर्जी ग्राफ भी देख लेते हैं कैसे होता है ग्राफ का। तुम्हारा 0 डिग्री होगा इक्लिप्स तो स्टैगर्ड 60 डिग्री, 120 इक्लिप्स तो इस तरह का 60 तुम्हारा 60 स्टैगर्ड होगा तो इक्लिप्स होगा 120 तो 180, इस तरह का जितना 60 इंक्रीज होते जाएगा तो स्टैगर्ड इक्लिप्स होगा। डाइहाइड्रल एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन 60 डिग्री होता है और मेसो टार्टारिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर सिमेट्री के कारण। और ये वाला ग्राफ है एनर्जी का ग्राफ। न्यूमन प्रोजेक्शन होता है, न्यूमन साहब ने दिया था ये वाला प्रोजेक्ट प्रोपेन के लिए जो आता है और इथिन और प्रोपेन के लिए आता है। ये देखिए फ्री रोटेशन होगा और C1 और 2 और C2 और C3 के बीच रोटेशन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। ये देखिए 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा तो स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा होगा। स्टैगर्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा स्टैगर्ड और ये वाला इक्लिप्स होगा और ये वाला स्क्यू होगा। ग्राफ तो सेम है इथिन का जैसा ही है। ह्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ एन ब्यूटेन का देखते हैं, एन ब्यूटेन का किस तरह का होता है। ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्टैगर्ड इक्लिप्स का बारे में। जो ये देखिए फुल्ली इक्लिप्स, ये वाला फुल्ली इक्लिप्स है, जैसे एग्जांपल है फुल्ली इक्लिप्स। जब 60 डिग्री रोटेट क्लॉकवाइज करेंगे तो गॉच फॉर्म हो जाएगा, गॉच फॉर्म में हो जाएगा। स्टैगर्ड का और एक नाम है एंटी, जो एंटी ऑपोजिट में सीरीज देख रहे हो और उसमें 0 डिग्री एंगल में होता है फुल्ली एक्टिव और पार्शियल इक्लिप्स में ये देखिए 150 डिग्री। ये वाला फ्रंट कार्बन, पीछे वाला बैक कार्बन होता है और ये वाला गॉच फॉर्म। ऑर्डर होता है एंटी सबसे ज़्यादा और फुल्ली एक्लिप्स सबसे कम और ऑर्डर ऑफ एनर्जी का फुल्ली एक्लिप्स सबसे ज़्यादा, एंटी सबसे कम। जनरली एंटी फॉर्म स्टेबल ज़्यादा होता है गॉच से, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो गॉच वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी से। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा तो जो तुम्हारा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा, गॉच वाला सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन हो जाता है। तुम्हारा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है उसके बीच। ये देखिए गॉच स्टेबल फ्लोरीन या OC रहेगा तो फिर भी इस तरह का होता है। ये देखिए गॉच को रोटेट करेंगे 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में तो एंटी वाला मिलेगा, ये देख सकते हो। सोर्स प्रोजेक्शन में क्या है, सोर्स प्रोजेक्शन ऑफ इथिन का ये देख सकते हो किसे 180 डिग्री एंगल सोर्स में इथिन का और एन ब्यूटेन का ये इक्लिप्स ये वाला स्टैगर्ड फॉर्म में 180 डिग्री। ये देखिए एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख सकते हो इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म। कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन का तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन बोर्ड फॉर्म में और क्लोरो 4 फॉर्म में, हाफ चेयर ट्विस्ट फॉर्म में, बोर्ड और 4 फॉर्म देख सकते हो। 4 फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है और बोर्ड फॉर्म सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। ट्विस्ट बोर्ड जो ऑप्टिकली एक्टिव और अदर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और बेयर एंगल स्ट्रेन क्या है, बेयर एंगल स्ट्रेन यही है तुम्हारा 1, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेते हैं। ये सब ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये होता है एक्सपेक्टेड एंगल और ए होता है एंगल ऑफ स्ट्रेन। तो एंगल ऑफ स्ट्रेन क्या है, ये एक्सपेक्टेड एंगल और माइनस एंगल स्ट्रेन बाई 2 होता है। एंगल स्ट्रेन का वैल्यू इस तरह का होता है। और बेयर साहब का ऑर्डर क्या था, ये देखिए बेयर साहब का ऑर्डर ये वाला था। अकॉर्डिंग टू बेयर साहब पेंटेन इज मोस्ट स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, बट एक्चुअली ये बेयर साहब का ये वाला ऑर्डर था और एक्चुअली ये वाला ऑर्डर है। हेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल देन पेंटेन, ये वाला ऑर्डर है इन जनरल। बेयर साहब का ऑर्डर पिछले वाला था। तो हम लोग पहली बार होते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और थैंक यू। और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और पूरा ऑर्गेनिक PY सब कुछ दिया हुआ है, जाके देखिए।